हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के। उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी आपकी। तो चलिए, क्लास नंबर 8 और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर जो थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें नंबर ऑफ टाइप्स ज़्यादा हैं। और फर्स्ट चैप्टर है तो हम उतनी स्पीड भी इसमें नहीं बना सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैप्टर को अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। और अगर आप सुबह 8 बजे उठ के क्लास में आ रहे हैं तो ये तो बात श्योर है कि डेडिकेटेड तो आप हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि डेडिकेशन लंबे समय तक अगर है तो फिर बात है, नहीं तो फिर कोई मतलब इतना इफेक्टिव चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ये डेडिकेशन जो आज आपके अंदर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। आपके पास भाई पैसा होगा, सैलरी होगी, तो आप बिना किसी की परमिशन के अपने अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हो और जो चाहो वो ले सकते हो। तो लेकिन वो चीज़, वो दिन लाने के लिए आज आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, नहीं तो चीज़ें डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगी दूसरे लोगों पर। तो आपके पास ऑप्शन है, आप क्या ऑप्शन चूज करना चाह रहे हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा क्लास को। और टाइप हमारा 9 चल ही रहा है। इसमें ये सवाल करेंगे जरा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। जनसंख्या वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, इसमें लिटरली अगर मैं प्रीवियस ईयर्स की बात करूं तो अच्छे अच्छे सवाल भी बने हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, जनसंख्या वाले में। चुनाव वाले प्रश्न करेंगे बच्चे, चुनाव वाले भी करेंगे, काहे परेशान होते हो। सवाल है, किसी देश की जनसंख्या में पहले वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है और तीसरे वर्ष में फिर से 6% की वृद्धि हो जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 6 करोड़ है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। और एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है। देखते हैं क्या है सवाल में। भाई 3% है, एक कह रहा है कि 8% की वृद्धि, एक कह रहा है 8% की वृद्धि, दूसरा कह रहा है क्या, 10% की कमी, 10% की कमी, और तीसरा कह रहा है फिर से 6% की वृद्धि। अब देखो बच्चे, इसमें ना थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार इसे रेशियो मेथड से जाएं या फिर जो 3% का हमने कल फॉर्मूला पढ़ा उससे जाएं। अब ये कंफ्यूजन होगा कैसे कि सर यहां 10% एक ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा परसेंटेज है जिसका फ्रैक्शन आसान है, भाई 1/10। लेकिन फिर 6% ऐसा है जिसका फ्रैक्शन निकालना आसान नहीं है। फिर अगेन 8% ऐसा है जिसका फ्रैक्शन निकालना आसान नहीं है। भिन्न तो गुणा तो यहां पे ज्यादा होनी है। चलो एक काम करते हैं, एक बार फॉर्मूले से करते हैं इसको, है ना। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि जो कमी होगी उसको माइनस में रखेंगे, जो वृद्धि होगी उसको प्लस में रखेंगे, ये तो आप सभी जानते हैं। अब फॉर्मूला क्या कहता है, 3% का जो समतुल्य प्रतिशत, इक्विवेलेंट परसेंटेज का, एक बार तीनों को जोड़ दो। बच्चे जब आप तीनों को जोड़ोगे तो 8 माइनस 10 प्लस का 6, है ना भाई। जो माइनस का है वो माइनस का रहेगा। फिर अगला साइन है प्लस, और दो दो की गुणा, भाई 8 धाम 80, वो भी माइनस का। फिर 10 छिक्के 60, वो भी माइनस का। और 6 8 48, वो प्लस का हो जाएगा क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं। और बटा 100, ठीक है। फिर प्लस, और फिर तीनों की गुणा, कितना आएगा, 8 छिंग 48 धाम 480। और किसका, वो भी माइनस का क्योंकि एक साइन माइनस का है। यहां 100 से डिवाइड किया तो यहां 4 जीरो से डिवाइड करना होगा। क्या आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की हेल्प ले सकते हो, ले सकते हो क्या। ले तो सकते हैं यार, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है थोड़े से दूर दूर हैं। 18,19,200, 18,99,000, 19,19,000 और 20,35,000। काफी गैप है इनमें, बहुत सारे हजारों का गैप है। चलो इसको पहले थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। भाई 8 और 6 14, 14 में से 10 गए 4, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा जरा बताना। 8 6 14, माइनस का 140 प्लस का 48
बटा 100, और ये कितना आएगा माइनस का, जीरो से जीरो गया, 48/1000 होता है 0.048। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अगर मैं इसमें से ये घटाऊं तो ये आ जाएगा 92, माइनस का 92/100, है ना भाई। 48 में से 140 घटाओगे तो माइनस का 92 में आएगा, और बटा 100, माइनस 0.048। अब अगर आप 4 माइनस 0.92 और माइनस 0.048 करोगे तो कितना आएगा, देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों को अलग जोड़ लो तो 0.92, और उसमें अगर मैं 0.048 ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 8 4 2 6, ये आ जाएगा 0.968। कितना आएगा बच्चे, 4 में से 0.968 माइनस करना है, 4 में से 0.968। अब इस 0.968 को क्या मैं लगभग लगभग 1 मान सकता हूं भाई, 1 मान लू मैं, 0.96 0.96 के आसपास है, तो लगभग लगभग 1 मान लू, तो 4 में से 1 गया, कितना 3%, कितना 3%, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो 3% के आसपास आएगा। तो सवाल कह रहा है कि 6 करोड़ अगर आबादी है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, और मैंने यहां से अपना फॉर्मूला लगाकर मैंने कहा कि लगभग 3% की वृद्धि होगी, लगभग वृद्धि जो होगी वो 3% की होगी, 3% से थोड़ी सी ज्यादा होगी, थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि मैंने इसमें से पूरा 1 घटाया है, मुझे घटाना था 0.96। ठीक है, तो यहां 3% निकालना जरा 6 करोड़ का। भाई 6 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, कोई बताएगा मुझे? क्या सही लिखा मैंने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और इसका 3% अगर मैं निकालूंगा गुणा 3/100, यह आ जाएगा 6 18 लाख, यानी कि 18 लाख के आसपास जो है वो वृद्धि होगी, और 18 लाख के आसपास थोड़ा सा ज्यादा जो हमारा ऑप्शन है वो केवल यही है, 18,19,000। ये तो 18,99,000 बहुत ज्यादा हो गया, ये तो 19 लाख के आसपास पहुंच गया। तो 18 लाख से थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है जो कि मेरा आंसर होगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। इसमें आपके पास दूसरा ऑप्शन है रेशियो का, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि रेशियो मेथड से आप किस तरीके से कर सकते हो, उसे आप रफ कॉपी में ट्राई करना है ना। मैं दूसरा मेथड आपको दिखा देता हूं। इन सबके फ्रैक्शन बना लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे? इन सबके फ्रैक्शन, या फिर उससे भी दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, और भी थोड़ा सा आसान जो आपको लगे। देखो सुनो, अब सामने देखो, हो सकता है कि यह मेथड आपको अच्छा लगे क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, 6 करोड़ है। तो सामने देखो, सवाल क्या है कि 6 करोड़ की आबादी है, किसी देश की जो आबादी है 6 करोड़ है, पहली साल 8% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 10% की कमी हुई, और तीसरे साल 6% की वृद्धि हुई। ओवरऑल वृद्धि बताओ कितनी है। अब देखते हैं कैसे हम करेंगे। पहले हम पूरी आबादी लिख लेते हैं 6 करोड़, बिल्कुल मैं देसी तरीके से आपको करा रहा हूं ये, कि भाई कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7, हो गया 6 करोड़। मैंने यहां आबादी लिखी, 6 करोड़ आबादी है। अब मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं कुछ जो मुझे डायरेक्ट दिया है ना, मैं डायरेक्ट करने वाला हूं कि भाई साहब ने बोला कि पहले साल 8% की वृद्धि हुई, इसका 8% निकाल लो, इसका 8% निकाल लो, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 छिंग कितना हो गया, 48, और उसके बाद में कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई भाई। 8% की वृद्धि, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये आ गया आपका 48 लाख, 48 लाख आ गया। अब इस 6 करोड़ में 48 लाख जोड़ दो, 6 करोड़ में 48 लाख अगर आप जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 1 5, 5 जीरो तो लास्ट में रहेंगी। नई जनसंख्या 8% बढ़ने के बाद में, तो 5 जीरो तो लास्ट में रही, और इसमें आ गया 648। ये पहली 8% बढ़ने के बाद है। अब कह रहा है दूसरी साल जो है 10% की कमी हो गई। बच्चे इसका 10% निकाल दो, 1/10, तो कितने की कमी हुई है, 648 और 4 जीरो। अब ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें, इसमें से माइनस अगर हम इसे करेंगे तो 4 जीरो तो लास्ट की ऐसे ही रहेंगी, ये वाली 4 जीरो।
6480 में से आपको 648 घटाना है। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गया 3, और 14 में से 6 गए 8, ये आ गया इतना 5,83,20,000। अब तीसरे साल 6% की वृद्धि, तो तीसरे साल 6% की वृद्धि कर दो, इसका 6% निकाल दो। इसका 6% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 जीरो जीरो, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19, 6 8 48, 48 और 1 49, 6 पंजे 30, 30 और 4 34। अब ये इसमें जोड़ देंगे और फिर देख लेंगे जो हमें मिलेगा वो 6 करोड़ से कितना ज्यादा है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां इसमें जोड़ेंगे तो 2 जीरो तो लास्ट में ये रही हमारी, फिर ये आएगा 2, ये आएगा 9, ये आएगा 9 और 2 11, ये आएगा 4 3 7 और 1 8, ये आएगा 8 3 11 और 1 12, ये आएगा इतना, सॉरी 1 आएगा 1, 4 8 3 11 1 और 5 और 1 6, ये आ गया 6,18,19,200। अब कह रहा है कि बताओ जनसंख्या कितनी ज्यादा है। बच्चे जनसंख्या अगर 6 करोड़ थी शुरू में, तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 6,18,19,200। आप देख लो कितना अंतर है भाई, ये 6 करोड़ है, ये 6,18,19,200 है, तो कितनी ज्यादा हो गई है, 18,19,200, है ना, साफ साफ दिख रहा है कि 18,19,200 ये जनसंख्या हमारी 3 साल बाद की होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी जीडी का आया है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं कह रहा हूं जनसंख्या वाले में बने हैं। तीसरा मेथड आप रेशियो भी लगा सकते हो, वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है। चलिए जरा ये सवाल देखते हैं, बताइए बच्चे इस सवाल को जरा क्या जवाब होगा इसका, बताएंगे भाई। एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए एक कल्चर में बैक्टीरिया की आबादी 8 गुणा 10 की पावर 8 है। उनकी जन्म और मृत्यु दर घंटे क्रम से है 12.75% और 10.75% है। कह 3 घंटे के बाद कल्चर में उनकी आबादी ज्ञात करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखेंगे इसको। सवाल क्या कह रहा है कि मैं आपको, पहले आप पढ़ो फिर मैं आपको ना इसको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि सवाल समझना बहुत जरूरी है, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं। सवाल कह रहा है कि एक प्रयोगशाला है, कोई लेबोरेटरी है, उसमें क्या है कि बैक्टीरिया बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया बनाए जाते हैं और उनकी आबादी है 8 गुणा 10 की पावर 8। अब होता क्या है कि हर घंटे का डाटा लिया जाता है, हर घंटे का। मान लो कोई साइंटिस्ट है, वो बैक्टीरिया बनाने का प्रोसेस अपनी लैब में करके गया और हर घंटे के बाद देखता है आके कि कितना जो डेटा है वो मेरा है। तो हर घंटे के बाद वो आके देखता है कि यार जो बैक्टीरिया के जन्म हुए हैं उनका परसेंटेज है 12.75 और उस घंटे में कुछ बैक्टीरिया मरे भी हैं और उनका परसेंटेज है 10.75। एक घंटे का ही सीन है ये एक घंटे में ही है कि जिन 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 बैक्टीरिया ने जन्म लिया उनका परसेंटेज है 12.75 और उसी घंटे में जिन बैक्टीरिया की मृत्यु हुई उनका परसेंटेज है 10.75। तो अगर मैं आपसे देखूं एक घंटे का, उसने क्या बोला है, एक घंटे, प्रत्येक घंटे आके देख रहा है ना, दर घंटे की देख रहा है वो, तो एक घंटे का अगर मैं डेटा लूं, एक घंटे का क्या डेटा है बच्चा कि 12.75 तो जन्म हुआ है प्लस, और कितने की मृत्यु हुई है, 10.75% की मृत्यु हुई है, ये माइनस एक घंटे में। अब अगर मैं एक घंटे का ओवरऑल डेटा देखूं, ओवरऑल कि भाई एक घंटे में इतने परसेंट बैक्टीरिया ने तो जन्म लिया और इतने परसेंट बैक्टीरिया मर गए, तो ओवरऑल अगर मैं वृद्धि या कमी देखूं तो भाई 12.75 में से 10.75 माइनस कर दो, आप कहोगे सर 2% की वृद्धि हुई है ओवरऑल। ये प्रति घंटे है, वृद्धि प्रति घंटे, ये प्रति घंटे की आपने वृद्धि निकाली है।
इंक्रीज कितना हुआ है, कितने लोग बैक्टीरिया ने जन्म लिया प्रति घंटे, है ना भाई। आप ये मान के चलो कि मान लो 20 बैक्टीरिया ने जन्म लिया 1 घंटे में और 10 बैक्टीरिया मर गए, तो ओवरऑल डेटा में मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि 20 ने जन्म लिया और 10 मर गए। सर ओवरऑल में तो 10 ने ही जन्म लिया है, अगर मैं ओवरऑल डेटा देखूंगा सभी का। तो यहां प्रति घंटे में इतने परसेंट ने जन्म लिया, इतने परसेंट मर गए, तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं तो इसमें से माइनस कर दो। सर 1 घंटे में 2% ने ही जन्म लिया, 1 घंटे में। और बच्चे सवाल ने बोला है कि 3 घंटे बाद उनकी आबादी कितनी होगी, 3 घंटे के बाद, यानी कि मुझे 2%, 2% और 2% को कितनी बार देखना है, 3 बार देखना है, 3 बार। अब या तो मैं इसको रेशियो मेथड से करूं कि 2% का जो भिन्न होता है वो 2/100 होता है, और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 50। अब हर घंटे में 2% की वृद्धि हो रही है, तो पहला हो जाएगा 50 से 51, है ना भाई, एक जुड़ जाएगा। दूसरा भी 50 से 51 और तीसरा भी 50 से 51। अब क्या 51 गुणा 51 गुणा 51 की मल्टीप्लाई करनी आसान है? क्या 51 गुणा 51 गुणा 51 की मल्टीप्लाई करनी आसान है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो बढ़िया है, मैंने आपसे कहा जब भी ऐसे परसेंटेज आए, भाई उसने बोला है ना 3 घंटे, इसीलिए मैंने 2% को 3 बार लिखा। जितने घंटे वो बोलेगा उतने ही परसेंटेज हमें लिखने हैं। अब इनका 3 बार का फॉर्मूला आप लगा दो, 3 बार का फॉर्मूला आप लगा दो। तो कैसे करेंगे भाई, पहला स्टेप कहता है एक बार तीनों को जोड़ दो, तो 2 2 4 2 6, ये हो जाएगा 6, प्लस 2 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस 2 दूनी 4, प्लस और इसकी 2 दूनी 4 बटे 100। फिर तीनों के आपस में करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और बटे 4 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 12 बटे 100 प्लस 8 बटे 10,000 होता है 0.0008, है ना भाई। 4 जीरो है तो पॉइंट के बाद 4 संख्या होनी चाहिए। ये हो जाएगा 6 प्लस 0.12 प्लस 0.0008। आप इनको जोड़िए, ये आ जाएगा 6.1208%, है ना भाई। पॉइंट वालों को तो अलग जोड़ लो, 0.12 और 0.0008, तो कितना आ जाएगा 0.1208। पॉइंट वालों को अलग जोड़ा और 0.1208 को 6 के साथ जोड़ा तो ये मिल गया। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ा तो 6.1208%, यानी कि ओवरऑल जो वृद्धि होगी ना 2%, 2%, 2% की, वो 6.1208% होगी। ये डायरेक्ट याद कर लो, ये जब हम पढ़ेंगे ना CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ये वहां पर काम आएगा। तो 2%, 2%, 2% का समतुल्य वृद्धि कितनी हुई, 6.1208%। बस इतने का निकाल लो ये और जोड़ दो उसमें, ये आपका जवाब होगा, ये आपका जवाब होगा। जरा बताना जल्दी से कितना आएगा भाई। हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है डेटा, तो 8 और 10 की पावर 8 का मतलब है 8 जीरो, 3 4 5 6 7 8, और उसका कितना परसेंट निकालना है, 6.1208 और बटे 100। पॉइंट हटेगा, नीचे 4 जीरो आ जाएंगी, 2 2 4 2 6, 6 जीरो से 2 2 4 2 6 जीरो गया। हमारा डेटा कितना आ गया, 800 गुणा 61208। जरा करना गुणा, ये 2 जीरो तो लास्ट में आ जाएंगी, 8 8 64 हासिल का 6, 8 0 0 6, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 छिंग 48, यानी कि इतनी वृद्धि हुई है ओवरऑल। और ये आप इसमें जोड़ दो, जो हमारे पास डेटा है ना ये, इसमें ये वाली जोड़ दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बच्चे 8 के बाद 8 जीरो हैं, 3 4 5 6 7 8, और उसमें ये डेटा जोड़ दो आप, लास्ट में 2 जीरो, और कितना है 664, तो 664, और फिर क्या है आपका 489, तो कितना मिलेगा हमें, 8489।
089664000। मैं आपको सच बताऊं, सवाल बहुत आसान है, लेकिन उसने जो आपको डेटा दे रखा है ना एग्जामिनर ने एसएससी जीडी में ही, वो ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन थोड़ी सी बनेगी कि भाई यहां पर हमें बोला है कि हर घंटे में इतने परसेंट बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और इतने परसेंट बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ओवरऑल मैंने देखा तो जन्म वाले में से मरने वाले को माइनस किया तो 2% ने हर घंटे जन्म लिया है, वृद्धि। और कह रहा है कि 3 घंटे बाद आबादी बताओ, तो 2% 2% 2% का अगर मैं 3 घंटे का निकालूं तो भाई साहब ये हमारा फॉर्मूला लग के बनता है 6.1208, इतना बनता है। और फिर उसने कहा अगर इतना बनता है तो भैया फिर 8 गुणा 10 की पावर 8 है ये, 10 की पावर 8, और 10 की पावर 8 का मतलब होता है 8 जीरो 8 के बाद, और फिर मैंने उसका इतना परसेंट निकाला तो ये बन गया हमारा इतना, और उठाकर इसी में जोड़ दिया, यानी कि 3 घंटे के बाद इतनी आबादी होगी बैक्टीरिया की। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बड़े बड़े हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी बनती ही है। तो चलिए ये भी बात आपको क्लियर हुई। आगे चलते हैं थोड़ा सा अगले टाइप की तरफ, और ये थोड़ा सा आपको आसान लगने वाला है टाइप। ये टाइप थोड़ा सा आसान है, कोई बात नहीं है यार, हर चैप्टर में आसान सवाल भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, और थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल भी मिलेंगे। अब जो ये टाइप 10 मैं आपको कराने वाला हूं, ये थोड़ा सा आसान टाइप है। इसमें पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं क्या है इस टाइप में, जरा देखते हैं भाई। एक होती है कीमत, कीमत, एक होता है खर्चा, एक होता है खपत, और एक होता है खर्चा, खर्चा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं बच्चे? एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कंजप्शन, कंजप्शन, और इसको क्या कहते हैं? रेट। इनके बारे में थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूं मैं कि ये होते क्या क्या है, सुनना। आप मार्केट गए, आपने देखा कि यार जो चीनी है, जो चीनी है उसकी जो कीमत है वो 40 रुपए पर केजी है। भाई आपने पूछा दुकानदार से कि चीनी का भाव क्या है, तो उसने कहा 40 रुपए पर केजी। तो जैसे ही उसने भाव बताया तो वो है उसकी कीमत, वो जो भाव है ना वो उसकी कीमत है। फिर आपने कहा ठीक है 40 रुपए पर केजी है, 2 किलो चीनी दे दो। पहले तो आपने भाव पूछा कि चीनी का भाव क्या है, उसने कहा 40 रुपए पर केजी, वो उसकी कीमत है, रेट। फिर आपने कहा ठीक है 2 किलो चीनी दे दो। वो जो 2 किलो चीनी आपने मांगी है ना वो आपकी खपत है, वो आपका क्या है? वो आपका कंजप्शन है। और अगर मैं आपसे कहूं कि 40 रुपए पर केजी की चीनी है और 2 किलो आपने ली, तो आपका खर्चा कितना हुआ बताओ? आपका खर्चा कितना हुआ? अगर कीमत 40 रुपए पर केजी चीनी की है, बच्चे 40 रुपए पर केजी चीनी की है, और आपने 2 किलो चीनी उस दुकानदार से ली, तो आपका खर्चा कितना हुआ? आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कहोगे सर 1 किलो 40 रुपए की, तो 2 किलो के लिए हम इन दोनों को गुणा कर देंगे सर, 40 दूनी, सर हमारा खर्चा हो गया 80 रुपए का। बड़ा बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो खर्चा है वो हो गया 80 रुपए का। ये कैसे आपने कैलकुलेट किया? ये आपने इस कीमत को गुणा किया है खपत में। तो बच्चे यही फॉर्मूला बन गया, या यही कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर मैं कीमत को खपत से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे हमेशा खर्चा मिलेगा। क्या मिलेगा? मुझे हमेशा खर्चा मिलेगा। अगर मैं रेट को कंजप्शन से गुणा करता हूं तो ऑलवेज एक्सपेंडिचर मुझे मिल जाएगा, कितना मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है। ये एग्जांपल आप अच्छे से इस बात को समझ गए हो। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी में ही कॉन्सेप्ट में, है ना भाई? ये तो क्लियर है ना कि कीमत को अगर मैं खपत से गुणा करता हूं तो मुझे खर्चा मिल जाएगा, कि कितना भाव है
और कितना मुझे चाहिए, गुणा कर दो दोनों को, पता चल जाएगा कितना पैसा मुझे देना है। वो कैलकुलेटर में जोड़ता है ना दुकानदार, वो यही तो करता है। दुकानदार कीमत को खपत से गुणा करता है, बताएगा भैया इतना रुपया दे दो, है ना। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट है कि बच्चे अगर खर्चा समान है, अगर खर्चा समान है, पहले ये लिख लो फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। अगर खर्चा समान है यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। इंग्लिश वाले बच्चे कि अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है यानी कि खर्चा समान है, वो चेंज नहीं होगा, तो जो रेशियो हमारी कीमत का होगा, जो अनुपात हमारी कीमत का होगा ए बी, उसका जस्ट उल्टा किसका हो जाएगा? खपत यानी कि कंजप्शन का होगा। जो रेशियो हमारे प्राइस का होगा उसका उल्टा रेशियो किसका होगा? कंजप्शन का होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं, रुको अभी। ये दो कॉन्सेप्ट आपको यहां मैंने बताए, दो कॉन्सेप्ट, और इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे अगले जो दोनों टाइप है ना, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे हैं। जरा देखिए, मैंने कहा कि कीमत को अगर मैं खपत से गुणा करता हूं तो मुझे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा मिल जाएगा। सबको समझ में आ गया कि सर चीनी 40 रुपए पर केजी की, 2 किलो चीनी अगर मैं लेता हूं तो 40 दूनी 80 रुपए मुझे देने होंगे, यानी कि मैंने रेट को कंजप्शन जितना मुझे चाहिए उसको खपत कहते हैं, गुणा किया तो मुझे खर्चा मिल गया। अब बात आती है इस वाले कॉन्सेप्ट की, इस कॉन्सेप्ट की बात आती है कि सर ये आपने लिख तो दिया, ये है क्या एक्चुअल में? ये है क्या कि सर खर्चा अगर समान है तो जो कीमत का अनुपात होगा उल्टा खपत का होगा। इसका मतलब है, सुनो मेरी बात, आपकी जेब में 500 रुपए हैं, आपकी जेब में 500 रुपए हैं, आप मार्केट गए, आपने कहा भाई मुझे ना चावल दे दो, तो चावल का भाव आपने पूछा, उसने कहा भाई 100 रुपए प्रति किलो है। सुनते रहना, 100 रुपए प्रति किलो है चावल का भाव। 500 रुपए आपकी जेब में है और कुछ पैसा नहीं है, कितने किलो चावल आएंगे? अपने ही दिमाग में आंसर दो, लिखने की भी जरूरत नहीं है कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा आपके पास 500 रुपए हैं, आप मार्केट गए, आपने कहा भाई चावल के क्या भाव है, उसने कहा 100 रुपए पर किलो है, तो आप कहेंगे कि लो 500 रुपए सभी के दे दो, तो क्या 5 किलो चावल आएंगे? भाई 100 रुपए 1 किलो, तो 500 रुपए में 5 किलो, 5 किलो चावल आप लेके आए हो जब भाव 100 रुपए था। अब दूसरे दिन भी आप 500 रुपए लेकर गए, दूसरे दिन भी आप 500 रुपए लेकर गए और सेम दुकान पे पहुंचे, आपने कहा भाई चावल का भाव कितना है, उसने कहा 150 रुपए पर किलो, यानी कि 150 रुपए हो गया चावल का भाव। क्या अब अगर उसका भाव बढ़ा, आपकी जेब में आज भी 500 रुपए ही हैं, कल भी थे जब आप 5 किलो चावल लेकर गए थे 100 रुपए के भाव से, आज भाव 150 रुपए हो गया, तो क्या 5 किलो चावल लेकर जाओगे आप 500 रुपए में? यस और नो में जवाब दो। अगर कीमत बढ़ी, उसी को भाव कहते हैं, कीमत को ही भाव कहते हैं, अगर कीमत बढ़ी, अगर प्राइस बढ़ा, 100 रुपए से 150 रुपए चावल का हो गया, तो क्या 500 रुपए में आज भी आप 5 किलो लेकर जाओगे? नहीं। ये एग्जाम्पल आप पेट्रोल से भी समझो। आप नॉर्मली देखो, हम लोग क्या होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के, हम लोग 1 लीटर 2 लीटर नहीं डलवाते हैं, हम कहते हैं 100 रुपए का पेट्रोल डाल दो या 50 रुपए का पेट्रोल डाल दो, ऐसे ही कहते हैं ना पेट्रोल पंप पे अपनी स्कूटी बाइक ले जाकर के 100 रुपए का डाल दो, 50 का डाल दो, जितना भी आए। हम ये नहीं कहते हैं कि 1 लीटर डाल दो, और 1 लीटर का अगर भाव है या रेट है पेट्रोल का 86.5, तो हम 98 कहां से देंगे उसको, 0.5 रुपए कहां से देंगे? हम सीधा सीधा कहते हैं भाई 100 रुपए का डाल दो, यही कहते हैं ना। अब जो पेट्रोल 100 रुपए में अब से 5 साल पहले आता था, जब पेट्रोल का भाव 70 था, क्या आज भी 100 रुपए में उतना ही आता है? नहीं, 100 रुपए में आज उससे कम आता है। तो ये बात यहां से फिक्स हो गई कि 100 रुपए का भी आप 5 साल पहले भी 100 का ही आप डलवाते थे पेट्रोल, आज भी आप 100 का डलवाते हो, लेकिन क्वांटिटी कम हो गई। पहले 100 रुपए का ज्यादा पेट्रोल आता था, अब 100 रुपए का पेट्रोल कम आता है ना। 100 रुपए फिक्स है, मतलब जो हमारा खर्चा है वो समान है।
तो अगर हमारी कीमत ए से बी हुई, अगर कीमत बढ़ी तो खर्चा इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने खपत इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई है कि कीमत को खपत से गुणा करना है, कीमत को खपत से गुणा करना है, तभी जाकर आपको खर्च मिलेगा। तो यहां इन दोनों को गुणा करोगे ए बी, इन दोनों को गुणा करोगे ए बी, भैया खर्चा समान है ना, देख लो ए बी और ए बी। तो अगर हमें खर्चा समान चाहिए तो भैया कीमत को खपत से गुणा करना है ए बी और ए बी। इसका मतलब है कीमत का जो अनुपात होगा उसका उल्टा रेशियो खपत का करना पड़ेगा, अगर आपका खर्चा समान हुआ नहीं है तो, सॉरी खर्चा समान है तो, और खर्चा समान है तो कीमत का रेशियो मतलब उल्टा अपोजिट रेशियो खपत का। ये बात आप ध्यान रख लो, ठीक है। अगर कीमत बढ़ेगी तो खर्चा उसका उल्टा कर दो, सॉरी खपत उसका उल्टा कर दो, खपत घट जाएगी। अगर कीमत घटी तो आपको कराता हूं इस पे, जरा देखिए एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, जरा देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताइए मुझे इसका जवाब। सवाल है यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, देखो पेट्रोल का ही क्वेश्चन आ गया, वो कह रहा है पेट्रोल की कीमत में अगर 25% की वृद्धि हुई तो खर्चा समान रखने के लिए, खर्चा समान यानी कि पहले भी 100 रुपए का पेट्रोल डल रहा था, आज भी 100 रुपए का पेट्रोल डलेगा, तो खर्चा समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी कमी करनी होगी। अगर किसी चीज की, मान लो आप ये सोचो कि भाई आप नमक लेने जाते हो, आप नमक लेने जाते हो मार्केट में, 1 किलो नमक कितने का आता है, सपोज 40 रुपए का आता है, आप पूरा 1 किलो ले आते हो, क्या 1 किलो नमक 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, 40 रुपए का ही तो है, लेके चलते हैं। मान लो कल को नमक की कीमत 400 रुपए 1 किलो आ जाए, 400 रुपए का हो जाए नमक 1 किलो, तो तब भी क्या आप 1 किलो नमक लेके जाओगे घर? नहीं, आप कहोगे यार एक काम कर 100 ग्राम दे दे नमक, यही कहोगे ना भाई। हम लोग अपना खपत को कम कर देते हैं अगर हमारा खर्चा बढ़ जाता है, और सॉरी कीमत बढ़ जाती है तो अपना जो कंजप्शन है, जो खपत है, हम उसको कम कर देते हैं। नमक मान लो यही नमक 4000 रुपए का किलो हो जाए तो फिर हम 100 ग्राम 50 ग्राम के हिसाब से नमक लेंगे। जो नमक 40 रुपए 1 किलो होने पर हम पूरा 1 किलो नमक उठा लेते हैं, वही नमक की कीमत अगर 4000 हो जाए तो हम 1 किलो नहीं लेंगे, फिर 100 ग्राम 50 ग्राम में बात करेंगे, क्योंकि हम अपने खर्चा को कांस्टेंट स्थिर रखना चाहते हैं। तो वही उसने कहा कि पेट्रोल की कीमत अगर 25% बढ़ी और खर्चे को समान रखने के लिए, खर्चा समान रखना है व्यक्ति को, उससे ज्यादा वो खर्चा नहीं करेगा, तो भैया व्यक्ति को खपत में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको खपत कम करनी पड़ेगी अपनी। घर से ऑफिस पहले वो गाड़ी से जा रहा था, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो वो फिर क्या करेगा, या तो कुछ दूर तक गाड़ी से जाएगा, फिर बस पकड़ लेगा, मेट्रो में बैठ जाएगा, मतलब कुछ भी किसी तरीके से एडजस्ट करेगा। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ 25% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है? आप कहेंगे कि सर ये होता है 1/4। कितना होता है बच्चे 25% का फ्रैक्शन? ये होता है 1/4। अब कीमत के बारे में क्या बोला उसने? कीमत के बारे में बोला है कि 25% की वृद्धि हुई है, तो कीमत कितनी हो जाएगी बच्चे? 4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 5। भाई कीमत तो बढ़ गई, 4 से 5 हो गई। अब उसने बोला है कि खर्चे को समान रखना है। बच्चे यहां ऊपर लिख देंगे कि हमारा जो खर्चा है ना वो समान है, हमारा जो खर्चा है वो समान है। उसने बोला है साफ साफ कि खर्चे को समान रखना है। और मैंने आपको एक चीज लिखवाई कि अगर खर्चा समान है तो जो अनुपात कीमत का होगा उल्टा किसका कर देंगे? खपत का। तो खपत का रेशियो कितना हो जाएगा? उल्टा 5 से 4। यानी कि जो हमारा प्राइस का रेशियो है उसका अपोजिट किसका होगा? कंजप्शन का। यानी कि जो हमारा कंजप्शन है, जो खपत है, वो कितनी हो गई बच्चे? 5 से 4 हो गई। तो कितने की कमी आई है सर? 1 की कमी आई है। और अगर हमें परसेंटेज में कमी निकालनी है तो 1 बटा ओरिजिनल 5 को नीचे रखेंगे और गुणा 100।
तो हमारा जवाब कितना आएगा? 20 एकम 20% की कमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हर सवाल में आपको यही करना है, हर सवाल में जो भी सवाल खर्चा समान का होगा और इस तरीके का होगा। एक और सवाल देता हूं आपको मैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन। ये सवाल करिए जरा, बताएंगे जल्दी से। करो भाई इस सवाल को। कैसे करेंगे? सवाल है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितने परसेंट की कटौती की जानी चाहिए ताकि चीनी पर हुए खर्चे में कोई भी अतिरिक्त वृद्धि ना हो? भाई साहब उसने साफ साफ बोल दिया है कि अगर चीनी की कीमत 20% बढ़ी ना, तो भाई साहब चाय में चीनी कम कर दो, और जो आप रोटी में ऐसे रख के चीनी का ऐसे लाइन बना के ऐसे रोल बना के खाते हो ना, वो खाना कम कर दो। तो वो कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कटौती की जानी चाहिए। यही तो खपत में कटौती होती है, जो एक्स्ट्रा आप कुछ भी काम नहीं है, ऐसे घूमते घूमते रसोई में गए, जेब में हाथ डाल के कुछ भी अगर फ्रिज खोल के देखा नहीं मिला तो चीनी का डब्बा खोल के इतनी चीनी मुंह में डाल ली, तो वो होता है खपत में कटौती। तो खपत में कटौती की जानी चाहिए ताकि खर्चे में कोई भी वृद्धि ना हो। खर्चा उसे समान रखना है, खर्चा उसे समान रखना है। अगर खर्चा उसे समान रखना है तो बच्चे कीमत का हमें बताना जरा, 20% का फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है सर? 1/5। तो कीमत के बारे में उसने क्या बोला है? उसने कहा कीमत में ना 20% की वृद्धि हुई है। कीमत में 20% की वृद्धि, तो 5 में 1 बढ़ के कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत हो जाएगी 5 से बढ़ के 6। तो खपत यानी कि जो कंजप्शन है वो कितना होगा? जस्ट इसका उल्टा कर दो, 6 से 5 हो जाएगा। अगर खर्चा समान रखना है 6 से 5, तो भैया खर्चा हमारा 6 से घट के 5 हो गया। कितने की कमी आई है खर्चे में? 1 की कमी आई है। और अगर हमें परसेंटेज में कमी बतानी है तो 1 बटा और ये वाला 6 हम नीचे रखेंगे और गुणा 100। तो 1/6 गुणा 100 का परसेंटेज होता है 16 सही 2/3%। कितना होता है बच्चे? 16 सही 2/3%। बात क्लियर है? यस, यही करना है बस, अगर खर्चा समान है। अब दिमाग में सवाल आएगा कि सर अगर खर्चा समान ना रहे, हम खर्चे को बढ़ा भी सकते हैं सर, हम खर्चे को घटा भी सकते हैं सर, कुछ ज्यादा पैसा भी लगा सकते हैं सर। अब जरूरी थोड़ी सर कल को आटे का भाव बढ़ जाए, आटे का भाव अगर बढ़ जाए कल को, तो हम अपना खपत थोड़ी कम कर सकते हैं सर, रोटी खाना कम थोड़ी कर सकते हैं, फिर हमें खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका भाव अगर बढ़ भी जाए तो भी हमें उसके खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा, या खर्चा कुछ ऐसी चीजें हैं जो खर्चा घटाना पड़ेगा। बहुत सारे केस हो सकते हैं, जरूरी थोड़े खर्चा समान रखेंगे हम हर केस में। कीमत बढ़ेगी तो हम रोटी खाना बंद कर दे क्या? नहीं कर सकते। एसेंशियल चीजें हैं कुछ। कल को गैस, आज गैस मान लो 800 रुपए की, 900 रुपए की, 1000 रुपए की भरी जा रही है सिलेंडर में, कल को वो 5000 की भरी जाने लगे, तो क्या हम चूल्हे पे रोटी थोड़ी बना सकते हैं? आजकल तो मतलब पहले लोग बनाते थे लेकिन अब चीजें थोड़ी सी मॉडर्नाइज हो गई हैं, तो सिलेंडर है तो भाई कुछ ना कुछ तो खर्चा बढ़ाना पड़ेगा ना। थोड़ी बहुत गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, थोड़ा बहुत हम खर्चा बढ़ाएंगे, 2-2.5 हजार में बना लेंगे काम, कुछ ना कुछ ऐसा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो खर्चा समान तो नहीं रख पाएंगे फिर उस केस में। तो यहां अगर मैं एक सवाल ऐसा आपको दूं कि खर्चा समान नहीं है, जैसे ये सवाल आपका एसएससी जीडी 2019 का आया हुआ सवाल है, जरा देखिए एक बार इसको, कि तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। तेल की जो कीमत है उसमें 20% की वृद्धि हुई, जबकि इसके खर्च पर 15% बढ़ गया। जो खर्चा है वो 15% बढ़ गया। तो तेल की खपत की वृद्धि या कमी बताओ क्या होगी? देखो भाई, सबसे पहले आता है कीमत। पहले तो परसेंटेज के फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। 20% 1/5
और 15% होता है 3/20। आज 8वीं क्लास है तो इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये आपको फ्रैक्शन अब आने लग गए होंगे। तो सबसे पहले उसने बोला है कीमत के बारे में। उसने क्या बोला है? कीमत 20% बढ़ गई, यानी कि ये हो जाएगा 5 से 6। दूसरा नंबर आता है खपत का। किसका आता है बच्चे? खपत का, कंजप्शन का। उसने खपत की वृद्धि या कमी आपसे पूछी है, तो इसको मैं ए और बी मान लेता हूं। ये मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। और तीसरा अगर मैं कहूं खर्चा, खर्चे के बारे में उसने क्या बोला है? 15% बढ़ा, यानी कि 20 में 3 जोड़ दो, ये हो गया 23। और बच्चा ये बात हम बहुत अच्छी तरह अब जान गए हैं कि अगर मैं कीमत को खपत से गुणा करता हूं तो मुझे खर्चा मिलेगा, अगर मैं प्राइस को कंजप्शन से गुणा करता हूं तो मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाता है। प्राइस को कंजप्शन से गुणा करने पर एक्सपेंडिचर मिल जाता है। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? 5A बटे इन दोनों को गुणा करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? 6B बराबर, और खर्चे का रेशियो हमारे पास कितना है? 20/23। और इस चीज को यहां से ए और बी का अनुपात हम निकालेंगे। इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ए और बी का डायरेक्ट अनुपात निकालने का। अभी रुको, अभी तो मैंने आपको जस्ट एक सिंपल सी बात कही है, इन दोनों की गुणा 5A, इन दोनों की गुणा 6B बराबर 20/23। अब यहां से अगर मैं ए और बी का रेशियो आपसे पूछूंगा तो ये 6 तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 20 के साथ, 120, और ये वाला 5 नीचे आके गुणा हो जाएगा 23 के साथ, यानी कि 115। ए और बी का रेशियो आपको मिल गया 120 और 15, ये 120 और ये 15, 115। अब आप देख लो भाई कितने की कमी हुई है खपत में? 120 से 115। सेकंड मेथड भी बताऊंगा आपको मैं। यहां हमारी जो खपत है वो 120 से 115 हुई है, 120 से 115। तो कितने की कमी आई है सर? 5 की कमी आई है। क्या आई है बच्चा? 5 की कमी। और अगर हमें परसेंटेज में कमी निकालनी है, अगर हमें परसेंटेज में कमी निकालनी है तो 5 की कमी बटे ओरिजिनल कितना है? 120 और गुणा 100। तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 5 पूरे 25/6% की कमी। कितना आंसर है? 6 चौक 24, 4 सही 1/6% की कमी। ऑप्शन नंबर डी। 20 से 23 कैसे है? आप लोग शुरू से क्लास नहीं किए हो। परसेंटेज की 7 क्लास हो चुकी हैं, आज क्लास नंबर 8 है। उन क्लास को करो बच्चे, आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे 20% का 1/5 बना, कैसे 20 से 23 बना। शुरू की क्लासेस करिए, उसमें आपका फायदा है ना, उसमें आप ही का प्रॉफिट होगा। चलिए अब मैं ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, थोड़ी सी आपके लिए कम करता हूं, थोड़ी सी इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ये वाली कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी आसान बनाता हूं मैं। देखो जरा भाई, मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। पहली बार उसने बोला कि जो तेल की कीमत है 20% बढ़ी, तो कीमत हो गई 5 से 6। फिर कह रहा है कि जो खर्चा है वो 15% बढ़ा। खर्चा सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे। तो खर्चा 20 में 3 जोड़ दो, क्योंकि बढ़ा है तो 23 हो गया। 20 में 3 जोड़ेंगे 23। अब कह रहा है बताओ खपत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। खपत जो है वो बीच में आती है ए और बी, और हम जानते हैं इन दोनों को गुणा करके ये मिलता है, इन दोनों को गुणा करके ये मिलता है। तो पीछे के टाइप में तो हमने वही किया, 5A बटा 6B बराबर 20/23। ए बी की वैल्यू हमने निकाल दी। यहां ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट निकालना आपको मैं बताता हूं कैसे हम निकाल सकते हैं बिना कोई अनुपात बनाए। क्या करना है बच्चे? सामने देखना। ए की जो वैल्यू होगी पता है वो क्या होगी? इस 20 की गुणा इस 6 में कर दो, कितना आएगा? 120। और इस 23 की गुणा इस 5 में कर दो, 23 पंजे कितना होता है? 115। आ गया डायरेक्ट। आपको कोई रेशियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने जो खर्चा 20 से 23 हुआ है ना, खर्चा बढ़ा 3/20, 15% का फ्रैक्शन। तो 20 से बढ़ के कितना हो गया? 23। आपने इस 20 की गुणा इस 6 में करी 120, इस 23 की गुणा 5 में करी 115।
आपको मिल गया कि जो खपत है वो 120 से 115 हुआ है, तो खपत में कितने की कमी है? 5 की कमी है। और भाई साहब 120 पर गुणा 100, आपका जवाब आ गया। फिर आप इस तरीके से जा सकते हो, फिर आप इस तरीके से जा सकते हो। ठीक है भाई, चलो। यार तुम लोग ना एक तो क्लास नहीं करते हो। देखो सुनो, अभी पता है कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, सर 20% 1/5 कैसे आया, 15% 3/20 कैसे आया, कैसे काम चलेगा ऐसे, कैसे काम चलेगा? चल जाएगा काम ऐसे। आपने, मैं गारंटी से कह सकता हूं, आपने शुरू की क्लास करी ही नहीं है। आपने बाद में बैच परचेज किया है और लाइव क्लास में जुड़े हो, चौथी पांचवी छठी क्लास से जिससे भी जुड़े हो, नहीं करी ना। उसमें मेरा नुकसान होगा क्या? कुछ भी, 1% भी मेरा नुकसान बता दो, कुछ भी नहीं है। आप ही का नुकसान है। आप अगर पहली दूसरी तीसरी क्लास कर लेते तो आपको पता होता कि 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, और 20 एकम 20, 20 पंजे 100, और प्रॉपर टेबल भी मैंने बनवाया। 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 15/100, यानी कि 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, 3/20। और वृद्धि अगर कहता है तो भैया 20 में 3 जुड़ता है तब 23 होता है ना। ये गलती है बच्चे आपकी, और अभी शुरुआत है, ये गलती मत करो, बिल्कुल भी मत करो। ये सवाल अभी छोड़ो, ये वाला करो, ये सवाल करिए। भाई सवाल है, यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो उस पपीते की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला खर्चा केवल 10% कम हो? अब यहां पर हमको पता होना चाहिए कि 40% का जो भिन्न होता है वो 2/5 होता है, 40/100, और 10% का जो फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है। सवाल कह रहा है कि जो कीमत है, जो मूल्य है, कीमत है, वो 40% की वृद्धि होती है। बच्चे कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 40% की। यानी कि हमारा फ्रैक्शन 5 में 2 बढ़ के कितना हो जाएगा? 7। फ्रैक्शन जो है वो 5 में 2 प्लस होकर 7 हो जाएगा। दूसरा, खपत के बारे में हमें कुछ नहीं पता। उसने बोला है कि जो खपत में कितने परसेंट की कमी होगी वो हमें निकालनी है, तो ए और बी हम मान लेते हैं। अब तीसरा नंबर आता है खर्चे का, एक्सपेंडिचर का, जो कि इन दोनों को गुणा करके मिलता है। कह रहा है जो खर्चा है वो 10% कम हो। 10% कम होने का मतलब है 10 में से 1 घटा दो, 9। अब हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस 10 की गुणा 7 में करूंगा, 10 सत्ते 70, और इस 9 की गुणा 5 में करूंगा, 9 पंजे 45। यानी कि हमारी जो खपत है वो 70 से 45 हुआ है। हमारा जो कंजप्शन है वो 70 से 45 हुआ। बच्चे कितने की कमी आई है उसमें? आप कहेंगे सर यहां जो कमी आई है ये तो 25 की कमी आई है, और परसेंट में अगर हमें कमी निकालनी है तो बच्चे 25 बटा ओरिजिनल 70 है और गुणा 100। दो, एक जीरो से एक जीरो गया, 25 धाम 250 बटे 7%, तो 7 तिया 21, 4 7 पंजे 35, 35 पॉइंट कुछ है, 35 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन है, 35.7%। ऐसे सवालों का भी तोड़ आपको मिल गया कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू लिख देनी है। लेकिन ये आपको लंबे समय तक तभी याद रह पाएगी जब आप इनका बार बार रिवीजन करोगे। नो रिवीजन, नो कॉन्सेप्ट, नो अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे। हो सकता है अब देखने में आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर शाम को या कल सुबह आप ये करने बैठोगे तो ये होगा ही नहीं आपसे, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे। तो रिवीजन तो बच्चे मैथ्स में तो बहुत जरूरी है। अब आप कैसे टाइम निकालोगे, कैसे करोगे, वो देख लीजिए आप। ये सवाल करिए जरा और बताइए मुझे जवाब इसका क्या होगा। सवाल है, यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में
यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो, टिकट का मूल्य यानी कि आप मूवी देखने जाते हो और एक टिकट का मूल्य मान लो 100 रुपए है और आप 5 दोस्त गए, तो कितने रुपए के टिकट बन गए? एक का 100, 5 का 500 रुपए के टिकट बन गए। तो कह रहा है मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है। और टिकट की जो बिक्री है, टिकट की बिक्री का मतलब वही है कि कितने टिकट बिके। भाई मान लो आपका थिएटर है, आपका ही वो हॉल है, आप मालिक हो उस मूवी हॉल के, और आप एक टिकट का प्राइस 100 रुपए फिक्स कर देते हो कि अगर मेरे हॉल में मूवी देखनी है तो 100 रुपए का टिकट है। आपके पास 50 लोग आ गए, उसको बोलते हैं टिकट की बिक्री। अगर 100 रुपए का टिकट है, 50 लोग आ गए, तो आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी कि जो कुल आय आपकी होगी, वो आपकी कितनी होगी? आप 100 को 50 में गुणा कर दोगे। करोगे कि नहीं? 100 को 50 में गुणा कर दोगे, 5,000 रुपए का आपकी इनकम हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा सा मतलब चीजें समझनी होती है, जरूरी नहीं हर बार आपको आय, खपत और खर्च ही मिलेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके भी मिल सकता है कि टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि, टिकट की जो बिक्री है ये खपत के बराबर होती है, बिक्री मतलब खपत। 8.5% की वृद्धि, तो आय मतलब कितना टोटल उसको इनकम हुआ है, वो इन दोनों को गुणा करके आएगा। चलिए, सबसे पहले 12.5% का फ्रैक्शन आप मुझे बता दो कितना होता है। सर ये होता है 1/8। ये तो मैंने टेबल में भी आपको लिखवाया है ना, टेबल में भी कि 12.5% का जो भिन्न होता है वो 1/8 होता है। और 8.5% का अगर मैं फ्रैक्शन आपसे कहूंगा तो आप कहेंगे कि सर 8.5/100। भाई परसेंट को हटाया, पॉइंट हटाया, नीचे 0, 5 से जाएगा 17 पंजे 85, और 5 से जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 200, 17/200। अब सवाल ने कहा कि जो उसकी कीमत है ना वो 12.5% वृद्धि हुई है। तो अगर मैं मूल्य की बात करूं या कीमत की बात करूं तो वो तो वृद्धि हुई है, यानी कि मूल्य हो गया 8 से बढ़ के 9, 8 से 9। और फिर उसने कहा जो टिकट की बिक्री है वो 8.5% की वृद्धि होती है। बच्चे जो बिक्री होगी टिकट की वो वृद्धि हुई है, उसमें भी वृद्धि हुई है, यानी कि 200 से बढ़ के कितना हो गया? 217। कितना हो गया? 217। अब नीचे जो हमारा कुल आय होगी, कुल आय बच्चे वो इनको गुणा करने पर आएगी। 8 दूनी 16, 1600, और ये गुणा करेंगे 9 सत्ते 63, 9 एकम 9 और 6 15, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि उसकी जो कुल आय है वो 1600 से बढ़ के 1953 हो गई। 1600 से बढ़ के 1953। अब आप कहेंगे सर ये तो 353 बढ़ी है, 353, और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 353 बटा 1600 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 दूनी 32, 3, 16 दूनी 32, 22 पॉइंट समथिंग आंसर है। एक बचेगा, जीरो आएगा, 22.0 समथिंग, 16 छिक्कम 96, यस 22.6 हटा दो, 22.0 आएगा। ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है, 25%। अब इसका एक सेकंड मेथड भी है। ये तो आपने रेशियो मेथड आप सभी को आता है, ये तो रेशियो मेथड सभी को आता है। इसका एक सेकंड मेथड और बताता हूं आपको मैं। सेकंड मेथड क्या है बच्चे? जब भी आपको 2% दे रखे हो, ये वाले मूल्य और बिक्री वाले, जैसे हमको दे रखा है 8.5 और 12.5, ये 2% दे रखे हैं, और आय के बारे में पूछा है, और हम जानते हैं कि मूल्य को बिक्री से गुणा करने पर आय मिलता है, यानी कि ये 2% सक्सेसिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चे? सक्सेसिव बन जाएंगे। तो हमें फिर इसमें रेशियो मेथड भी ना लगाएं, और सक्सेसिव मेथड अगर हम लगा दें a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, ये भी अगर हम लगा देते हैं तो भी हमारा काम बन जाता है।
सक्सेसिव मेथड अगर हम लगा भी देते हैं तो भी हमारा काम बन जाता है, यानी कि 12.5 प्लस 8.5 प्लस 12.5 गुणा 8.5 और बटा 100, ये भी आप लगाओगे। 12 8 20 और 1 21 प्लस इनकी गुणा आपस में करोगे, 2 पॉइंट हटेंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएंगी। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 400 और ये कितना है 5 पूरे 25 हासिल का 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 बटे 400। 4 से जाएगा 100 बार, 4 एकम 4 0, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 और बटे 100 है तो ये आ जाएगा आपका 21 प्लस 1.0625। इसमें जोड़ेंगे तो ये आ गया 22.0625%। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, इससे भी आपका ऑप्शन नंबर वही आएगा जो है। तो सक्सेसिव भी आप लगा सकते हो, ठीक है, सक्सेसिव भी आप लगा सकते हो इन दोनों पे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। एक और सवाल ऐसा मैं आपको दे देता हूं, दोनों तरीके से करना इसको। 2024 का है ये लेटेस्ट, तो आपको इसे रेशियो मेथड से भी करना है और आपको इसे सक्सेसिव से भी करना है, सक्सेसिव से भी करना है, ठीक है। अब सुनो, अगर आप जानते हैं कि आय और खपत और खर्चा ये 3 चीज होती हैं, सुनना, आप कब और किस तरह के सवालों में सक्सेसिव लगा सकते हो, ये भी तो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर कहां पे सक्सेसिव लगा सकते हैं आय खर्च वाले सवालों में। अगर आपको परसेंटेज दिया होगा आय का परसेंटेज, अगर आपको खपत का परसेंटेज दिया होगा, इन दोनों का अगर परसेंटेज आप आय और खपत का रेशियो आपको दिया हो या फिर मूल्य का और बिक्री का रेशियो परसेंटेज दिया हो तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको आय और खर्चे का परसेंटेज दिया हो तो आप सक्सेसिव नहीं लगा सकते हो। नो सक्सेसिव मेथड, आप सक्सेसिव मेथड नहीं लगा सकते उसमें। फिर अगर आपको आय और खपत का खर्चे का रेशियो दिया है तो सक्सेसिव नहीं लगा सकते फिर आप, है ना। जो फॉर्मूला सक्सेसिव फॉर्मूला मतलब a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, ये सक्सेसिव है, ये सक्सेसिव है फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला आप कब लगा सकते हो, जब आय और खपत का परसेंटेज आपको दिया है, और अगर आय और खर्च का दिया है तो आप सक्सेसिव नहीं लगा सकते। फिर आपको वही जो हमने यहां पर किया है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने ऊपर किए हैं, कहां पे, ये वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, ये वाले, कि हमें कीमत और खर्चे का परसेंटेज था, खपत का नहीं था, तो हमने यहां पर रेशियो लगाया, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, कहां गया भाई साहब, ये वाला। आप इसका आंसर मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बताना, कल हम यहीं से शुरू करेंगे और कल इसके जैसा एक और टाइप होने वाला है, और फिर हो सकता है कि कल हम चुनाव वगैरह वाले सवाल अपने शुरू कर दें। तो चीज़ें हो सकता है आपके लिए अब बर्डन वाली शुरू हो जाएं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ें शुरू करते हैं तो शुरू में ना बर्डन कम होता है, तो हमको लगता है कि यार बहुत मजा आ रहा है, लेकिन धीरे 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 क्लास का प्रेशर, रिवीजन का प्रेशर, वर्कशीट का प्रेशर, क्लास नोट्स के रिवीजन का प्रेशर, बार बार रिवीजन का प्रेशर, हर सब्जेक्ट में इतना सारा मटेरियल आता है ना, तो दिमाग हमारा भारी होने लगता है, हमको लगता है कि यार चीजें समझ में नहीं आ रही। बच्चे वही समय है संभलने का, उस समय में संभल गए और रिवीजन कर गए तो फिर मैं कह रहा हूं बात बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।